नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। तो आज की सबसे बड़ी खबर कि उत्तर में बीजेपी मजबूत है, लेकिन दक्षिण उसके लिए अब भी दूर है। यूपी के निकाय चुनाव में सभी 17 बीजेपी के मेयर बनने जा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में डबल से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने 140 सीटों का दावा किया था। यह दावा था डीके शिव कुमार का और स्कोर उसी के आसपास पहुंच गया है। कर्नाटक का स्कोर कार्ड आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस का हर मुद्दा चला और बीजेपी की एक भी नहीं चली। जय बजरंग बली, लेकिन शायद लहर उल्टी चली। नतीजे तो यह भी बताते हैं कि कर्नाटक की जनता बजरंग बली, यूसीसी और मुस्लिम आरक्षण के बजाय कांग्रेस की 5 गारंटियां उन्हें ज्यादा पसंद आई। उन्हीं में अपना उन्हें बेनिफिट दिखा। प्रधानमंत्री मोदी की रैली और रोड शो में भीड़ तो जुटी, लेकिन वो वोटों में नहीं बदल पाई या सिर्फ अपना जनाधार बचा रख पाई, लेकिन कांग्रेस को हराने लायक जनादेश नहीं पा पाई। मुंबई सरकार के खिलाफ कांग्रेस का 40% कमीशन वाला नैरेटिव काम कर गया, लेकिन कांग्रेस में जीत को आला कमान का आशीर्वाद बताने की परंपरा है, इसीलिए दनादन बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और प्रियंका वाड्रा के कैंपेन को बड़ा श्रेय दिया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने कहा है ये नफरत की हार है और मोहब्बत की जीत है। कांग्रेस के लिए कर्नाटक की जीत किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। अब इसके बाद साल के आखिर में 5 राज्यों के चुनाव है और उसके बाद सीधे 2024 के आम चुनाव। तो क्या कांग्रेस इस ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में कामयाब रहेगी? आज की बहस में हम इस सवाल को लेकर भी जाएंगे अपने तमाम गेस्ट के पास। पहले कर्नाटक की जीत के इस जश्न को देखिए और कौन इसे कैसे डिजाइन कर रहा है वो भी सुनिए। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। आज कांग्रेस की जीत हुई है और प्रधानमंत्री की हार हुई है। बीजेपी नहीं हारी, प्रधानमंत्री हारे हैं। कर्नाटक की जनता की जो निर्णय है हम उसका स्वीकार करते हैं। हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। Victory and defeat are not new to Bharatiya Janata Party. I respectfully accept this verdict. मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जो कलेक्टिव लीडरशिप में हमने इलेक्शन लड़ा और इसको फल मिला। डेमोक्रेसी में हारना जीतना बड़ा बात नहीं है। हार को हम स्वीकार किया एंड एक विपक्ष के नाते हम लड़ाई लड़ेंगे एंड आने वाले दिन में जीतेंगे। This result of this election will be a stepping stone for the Lok Sabha election. जो कर्नाटक का वोटर है उसने आज पूरे मुल्क को एक रोशनी की किरण नजर आ रही है वहां से। भारत जोड़ो ने भारत तोड़ो वाले की सोच रखने वाले लोगों को हरा दिया। हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। गोविंदा का एक गाना है, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो कांग्रेस को आज कर्नाटक में वाकई छप्पर फाड़ के मिला है और इसी पर हम बात करेंगे 2024 के लिए इसके क्या मायने। क्या डबल इंजन का नैरेटिव आगे बढ़ा है? डबल इंजन कहां रुका है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दे रही है। हर पार्टी देती है, अच्छी बात है, लेकिन
ईवीएम क्या इस बार ठीक है, ये भी बात हम उठाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं सबका परिचय करा देता हूं। श्री कर्नाटक राजनीति के जानकार हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप मनोज सिंह जी है, मेट्राइज उनकी एजेंसी ने सटीक सर्वे किया था, हमने कहा था क्लीन बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। आरती टिंकू जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है, प्रदीप कौशल जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक और राइट विंग की तरफ से बोलने वाले लेखक प्रोफेसर संगीत रागी भी मेरे साथ है। सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगा आपके साथ श्री, मुझे बताइए। और इसके अलावा मेरे साथ नरेश अरोड़ा निदेशक डिजाइन बॉक्स के भी जुड़ेंगे, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ श्वेता यादव जी जेडीएस की प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी मेरे साथ है। सुरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपसे शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले एक एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत जरूरी है। और सुरेंद्र जी, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई, शानदार परफॉर्मेंस रहा आपको, और मैंने तो कह दिया भाई छप्पर फाड़ के मिला इस बार कांग्रेस को कर्नाटक में। शुरुआत में श्री आपसे करता हूं, अब सबसे बड़ा चैलेंज मुख्यमंत्री, तो श्री दो नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चला था, लेकिन उन्होंने कहा जब मैं खुद मुख्यमंत्री बना सकता हूं तो मैं मुख्यमंत्री क्यों बनूं, ये बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कही थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मेरे ख्याल से वो पहले भी एक क्वेश्चन आया था, वो तब भी सिद्धारामैया मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट है, इसलिए है क्योंकि आप उसका जो जातीय समीकरण देखें, वोटिंग परसेंटेज देखें, उनका जो कम्युनिटी का पूरा वो नेशनल नैरेटिव सेट करने में भी कांग्रेस के लिए फायदामंद हो सकता है। तो इसलिए सिद्धारामैया आप बिल्कुल, सिद्धारामैया के पास एक्सपीरियंस भी है और वो पॉपुलर भी है लीडर। डीके शिव कुमार ने बिल्कुल बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन सिद्धारामैया के फेवर में उनकी एक्सपीरियंस और बिल्कुल उनकी पॉपुलैरिटी जाएगी। ठीक है मनोज जी, आपने ग्राउंड देखा, आपको लगता है क्या डीके शिव कुमार की उतनी एक्सेप्टेबिलिटी कर्नाटक के अंदर नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े दावेदार है इस पूरे कैंपेन के पीछे? तो यही देखिए, जहाँ तक जातीय समीकरण की बात है तो वहाँ पे डीके शिव कुमार नहीं सेट होते हैं, लेकिन अभी लोगों ने कहा कि वोट तो काफ़ी लेकर आए सिद्धार्थ में। मेरा कहना था कि नोट तो कौन लेके आए? डीके शिव कुमार लेके आए, और नोट नहीं रहता, इतनी प्लानिंग नहीं रहती तो कांग्रेस आती कहाँ से? सिर्फ वोट की राजनीति जातीय समीकरण से नहीं, आज के डेट में पूरा मिशनरी एक काम कर रहा है चुनाव को जिताने के लिए। अभी आपने बोला कि मैं लेके आ रहा हूँ जो उनके लिए कैंपेनिंग और सारा प्लान किए, नरेश अरोड़ा निदेशक है डिजाइन बॉक्स, उनको भी लेके आएंगे। तो जब इतने लोग इस्तेमाल हो रहे हैं तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि राजनेताओं का कद छोटा होता जा रहा है। जो इवेंट मैनेजमेंट वाले हैं शायद वो ज्यादा ही बड़े रूप में आ गए हैं, और कहीं ना कहीं इस पे सवाल उठ रहा है कि राजनेता आज के डेट में पब्लिक से कहीं दूर न होता चला जा रहा है। ठीक है, कैंपेन कैसा होगा, सोशल मीडिया पे क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या बनेगी? उत्तर प्रदेश की भी बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में भगवान ने छप्पर फाड़कर योगी को भी दिया, मोदी को भी दिया। हालांकि कैंपेन योगी जी की थी, लगातार वो कर्नाटक में भी थे और उत्तर प्रदेश में भी थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कहें कर्नाटक में कांग्रेस को छप्पर फाड़ के मिला है, यूपी में निकाय चुनाव में बीजेपी को छप्पर फाड़ के मिला है, तो गलत नहीं होगा। प्रदीप कौशल जी, अब बताइए नेशनल नैरेटिव कहां जाएगा? क्या बीजेपी के लिए ये हार एक कैंपेन को आगे कर सकती है? देखिए, मोदी साहब भी इलेक्शन कैंपेन करने के बाद हार सकती है बीजेपी। नहीं, जहां तक राज्यों की विधानसभाओं का प्रश्न है, पहले भी भाजपा कई चुनावों में हार गई थी। वो राजस्थान में हारी थी, मध्य प्रदेश में हारी थी, छत्तीसगढ़ में हारी थी और कर्नाटक में भी हारी थी। लेकिन उन चुनावों के तुरंत बाद जब लोकसभा के चुनाव आए, दिल्ली तक में लोगों ने बिल्कुल विपरीत मत दिया। भाजपा को प्रदेशों में बुरी तरह हराने के बाद 3 महीनों के भीतर लोगों ने भारी मतदान किया मोदी के पक्ष में। तो मुझे लगता है एक तो लोकसभा विधानसभा में मतदाताओं का जो रुख है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक, आपने बिल्कुल सही इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन डबल इंजन मैं आपको एफडी के तौर पे रख रहा हूँ संगीत रागी जी। मैं आपको एफडी के तौर फिक्स डिपॉजिट होता है ना कि भाई ये तो कोई एक ऐसा शॉट मार के जाएगा, तो मैं आपको एफडी के तौर पे रख रहा हूँ। अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, प्रखर प्रवक्ता है और साथ ही साथ राज्यसभा के सांसद है, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत सुधांशु जी से करूंगा। सुधांशु जी, हर जीत का श्रेय मोदी जी को
टीम मोदी और मोदी के नाम का कैंपेन, मोदी जी का इतना एग्रेसिव कैंपेन। अब जयराम रमेश ने जो कल ट्वीट किया वो ये कहा कि चूंकि ये चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया है इसलिए कर्नाटक में हार होगी तो ये प्रधानमंत्री मोदी की हार होगी। कैसे लेते हैं कांग्रेस के इस नैरेटिव को आप? देखिए, पहली बात मैं कहूंगा, आज निर्णायक जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आया है तो हम विनम्रता के साथ उसे स्वीकार करते हैं। कांग्रेस को शुभकामना देते हैं कि वो अपने वादों में खरे उतरें। जो उन्होंने इतनी वादे किए हैं जो कर्नाटक के कुल बजट के बराबर हैं, उसमें भी वो खरे उतर सकें, ये ऐसी हम आशा करते हैं। परंतु कांग्रेस के जहां तक नैरेटिव का प्रश्न आपने पूछा दीपक जी, तो मैं ये अपेक्षा करूंगा कि जितनी विनम्रता से हम कर्नाटक में कांग्रेस के इस जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं, आज कांग्रेस भी एक विनम्रता दिखाए और केवल 2 महीने पहले राहुल गांधी जी ने जो जाके बोला था कि डेमोक्रेसी हैज फिनिश्ड इन इंडिया, इंस्टीट्यूशन ध्वस्त हो गए हैं, चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है, कोर्ट भी जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गए हैं, एंड द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप और अमेरिका क्यों शांत हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है क्या? चुनाव आयोग ने काम नहीं किया है क्या? अब ईवीएम अभी भी गड़बड़ है क्या? और कल सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णय आए जो आपने माना अपने पक्ष में हैं, वो न्यायालय नहीं काम कर रहा है क्या? तो आज का दिन है जब कांग्रेस ईमानदारी से हो सके तो क्षमा मांग ले देश से कि अब आगे से अपने राजनीतिक हित के अनुरूप हम देश की संस्थाओं, देश की व्यवस्थाओं और देश के लोकतंत्र का अपमान करने से बाज आएंगे, क्योंकि आज उसी लोकतंत्र ने आपको जीत दिलाई है। उसी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में और ईवीएम पे आप कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो मेरे विचार से आज ईमानदारी से जनादेश को स्वीकार करने का दिन है। तो ईमानदारी से हम अपनी गलतियों का विश्लेषण करेंगे कि कर्नाटक में कहां गलती हुई। कांग्रेस को भी ईमानदारी से अपने वक्तव्य पे ध्यान देकर उन वक्तव्यों के ऊपर खेद व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे यही सवाल डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत जी के पास लेता हूं। सुरेंद्र जी, बिल्कुल सीधा सवाल है, मैं बीच में नहीं पढ़ता। ईवीएम के बारे में, इलेक्शन कमीशन के फेवर वाले बयान के ऊपर, और क्या प्रजातंत्र है, क्या कर्नाटक में प्रजातंत्र है, बताइए। सुधांशु जी ने जीत की विनम्रता पूर्वक बधाई दी। सुधांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले प्रवक्ता हैं और खैर अच्छे प्रवक्ता ही हैं और इन्हें लोकतंत्र की बहुत चिंता है। हम इनका भी शुक्रिया भी अदा करते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं क्योंकि ये पहले प्रवक्ता है जिन्होंने बधाई दी। दूसरी बात, मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो 2 महीने पहले प्रश्न उठाए वो प्रश्न आज भी कायम है। वो प्रश्न आज भी कायम है कि क्यों इलेक्शन कमीशन बाद में डेट अनाउंस करता है और अमित मालवीय पहले डेट अनाउंस कर देते हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज सड़क पर आकर जनता से न्याय मांगते हैं। क्यों रात में 1:30 बजे सीबीआई का क्या नाम तख्ता पलट हो जाता है। ऐसे एक नहीं, क्यों 95% ईडी के केसेस विपक्षी नेताओं पर होते हैं और क्यों जैसे ही विपक्षी नेता वो एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के सरकार बना लेते हैं वो ईडी के केस या तो बंद हो जाते हैं या ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो सुधांशु जी, इंट्रोस्पेक्शन करने का हमारा वक्त नहीं है। हाँ, एक बात और मैं भूल गया, ईवीएम पर कल भी हमारे सवाल थे और जनता के एक बड़े वर्ग के सवाल हैं और ईवीएम पर आज भी हमारे सवाल हैं, वो हमेशा रहेंगे। चुनाव की एक जीत से ईवीएम पर सवाल उठने बंद नहीं हो जाएंगे और जिस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं का ध्वस्तीकरण आप लोगों ने किया है या उसका संघीकरण आप लोगों ने किया है, उस पर सवाल उठने कतई बंद नहीं होंगे और तब तक बंद नहीं होंगे जब तक आपको स्थायी रूप से, राजनीतिक रूप से हम लोग हटा नहीं देंगे वहां से। तो इस बात को तो बहुत स्पष्ट समझ लीजिए आप अपने पक्ष में इन सब चीजों को मत ले जाइए। सवाल जारी रहेंगे, आगे भी जारी रहेंगे। अब आप आ जाइए चुनाव के ऊपर। चुनाव की बड़ी स्पष्ट स्थिति है। चुनाव हम लोग जीते हैं, जनता ने जिताया, जनता हमारी सिरमौर है और चुनाव हमने संगठन के रूप में लड़े थे, व्यक्ति पूजा के रूप में नहीं लड़े थे। और जिन लोगों ने व्यक्ति पूजा के रूप में चुनाव लड़ा था वो चुनाव बुरी तरीके से हारे हैं। जिन लोगों ने बजरंग दल के नाम पर मेरे आराध्य भगवान बजरंग बली को इस चुनाव के बीच में लाए थे, उनको बजरंग बली की गदा बहुत जोर से पड़ी है और इतनी जोर से पड़ी है कि वो पीठ आज भी दिखा नहीं पा रहे हैं। सुबह से लेकर के वो सामने नहीं आए, बेचारे नड्डा जी को सामने। ठीक है, मैं 1 मिनट रोकूंगा सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं आपको माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूं इस वक्त। सीधे मैं सुधांशु जी के पास चलता हूं। सुधांशु जी, प्रियंका जी की भी बात का जवाब, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी की भी बात का जवाब, फिर मैं श्वेता जी के पास जाऊंगा।
सुरेंद्र जी की बात तो सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि आज वो विनम्रता कहते कहते एक वाक्य ये भी नहीं बोल पाए कि भाई ईवीएम गलत नहीं थी, यह आरोप अनुचित था। अब उसके बाद भी ये कहना कि यह मुद्दा चलता रहेगा, मेरे विचार से विनम्रता नहीं, निर्लज्जता है। जो प्रियंका जी बोल रही थी कर्नाटक की जनता के बारे में, उन्होंने बोला कर्नाटक की जनता ने जो भी जनादेश दिया, एक तो मैं फैक्ट बता दूं, हमारा मत प्रतिशत 36 का 36 है, कांग्रेस का मत प्रतिशत 5% बढ़ा है, ठीक उतना ही मत प्रतिशत जेडीएस का घटा है। यानी जेडीएस की कीमत के ऊपर कांग्रेस ने राइज किया है, जैसे गुजरात में कांग्रेस की कीमत पर आम आदमी पार्टी का उत्थान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी से इन पार्टियों का कोई प्रभाव नहीं था, परंतु उल्लेखनीय बात यह है, खड़गे जी के प्रांत का उल्लेख किया, मगर प्रियंका जी अपने प्रांत का उल्लेख करना भूल गई, जहां की वो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की। और जो गांधी परिवार का गढ़ राज्य था, वहां शून्य, एक विधायक, एक सांसद। चलिए उसके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं, परंतु मैं एक विश्लेषण की दृष्टि से विश्लेषण देना चाहता हूं दीपक जी। पहली बार कांग्रेस ने क्षेत्रीय दल के वोट को गेन करके अपना कद बढ़ाया है। तो जानते हैं इसका क्या परिणाम होने वाला है? आज जो कर्नाटक का परिणाम आया है ना, उसने भारतीय जनता पार्टी की हार हुई हो तो अपनी जगह है, मगर सबसे ज्यादा जानते किसके अरमानों पर बिजली गिरी है? नीतीश कुमार जी, जो नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमूरे सावरिया कर रहे थे, ममता जी, केजरीवाल जी, अब अखिलेश जी की पार्टी पूरी तरीके से साफ हो गई, तेलंगाना वाले हमारे केसीआर जी, शरद पवार जी। अब आप सोचिए कि इन लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या हो गई, जो विपक्ष के नेता बनने का ख्वाब देख रहे थे। मुझे लगता है कि जिसे आप कहते हैं कि हनुमान जी की गदा उनके ऊपर ज्यादा पड़ी है, और ये जो विपक्षी एकता का ख्वाब देखने वाले लोग थे, अगर ईमानदारी से पूछे दीपक जी तो जानते क्या हुआ है? आज वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि वो कर्नाटक में भाजपा की हार का जश्न मनाएं या अपने अरमानों पे गिरी बिजली का गम मनाएं। तो आज ये सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट या विपक्ष की एकता वाले नेताओं की हालत ये हो गई है दीपक जी कि न तुम ही मिले, न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। तो अब आप सपा वालों से, जेडीएस वालों से, ममता जी वालों से, केजरीवाल जी से पूछ लीजिए कि उन्हें ईद का एहसास हो रहा है या मुहर्रम का एहसास हो रहा है। और अब इससे विपक्ष की तथाकथित एकता का विषय और गहरा और पेचीदा होता जा रहा है। विपक्ष की एकता क्या पेचीदा हो जाएगी? और सुरेंद्र जी, एक ऑनेस्ट सवाल आपसे पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में आपको गेम में बने रहने के लिए, यानी 2024 में गेम में बना रहने के लिए जितनी सीटें आपको निकाय चुनाव में जीतनी थी, उससे डबल पे आपकी जमानत जब्त हो गई। अब मुझे बताइए 2024 के गेम में कैसे आएंगे? मैं मानता हूं कर्नाटक की विजय बहुत बड़ी है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आप इनरोड नहीं बनाएंगे, जगह नहीं बनाएंगे, तो 2024 में मोदी जी का मुकाबला कैसे करेंगे? बड़ा बढ़िया प्रश्न है दीपक भाई, और ये विषयांतर करने के लिए तो और अच्छा प्रश्न है। अभी जैसे सुधांशु जी को अपनी हार का गम नहीं है, सुधांशु जी इतने बड़े इंसान हैं और भले इंसान हैं कि उन्हें विपक्षियों की बड़ा दिक्कत है। अरे भाई सुधांशु जी, पानी पे लाठी मत मारिए, पानी अलग नहीं होगा। आने वाले समय में आपको चुनाव हारना है और तय है, और आपका मायावी शासन का अंत हर तरीके से होगा। और मायावी रूप जो आप लोगों ने ले रखा है, कोई आपके सर पे तीर मारेगा, कोई भुजा में मारेगा, आपके मतलब आपके शासन के, आप तो बहुत भले इंसान हैं, कोई आपके भुजा पे मारेगा, कोई हाथ पे मारेगा, कोई नाभि पे मारे, कोई पैर पे मारेगा। लेकिन यकीन करिए हर दल के पास अपने योग्य उम्मीदवार हैं, योग्य प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के पास श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। तो आपको चिंता हमारी करने की आवश्यकता नहीं। आप चिंता करिए कि मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। लगातार 10 दिन मणिपुर जलता रहा, रोम जलता रहा और नीरो बंसी बजाता रहा। ये तो पुरानी कहावत थी। अब मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी रोड शो करते रहे, ये भी इतिहास की उसमें लिखा जाएगा। और ये चीज आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके लिए चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण है या देश की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। मैं सुरेंद्र जी सिर्फ एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं आपको। कर्नाटक में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को बधाई दी है। ये प्रधानमंत्री मोदी का मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर एक मैसेज है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को जीत की बधाई दी है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। सुरेंद्र जी, बधाई आप स्वीकार कीजिए प्रधानमंत्री जी की आपको बधाई दे रहे हो ट्विटर पे। हम प्रधानमंत्री जी
हाँ, प्रधानमंत्री जी की बधाई विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर सर नवाकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने बधाई दी है, इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है, लेकिन बहुत फिर से वही सवाल उठ जाते हैं कि जब जब देश जल रहा होता है, जब जब देश का किसी कोने पे बड़ी घटना होती है, तब तब प्रधानमंत्री जी कभी जिम कॉर्बेट में फोटो खिंचवा रहे होते हैं, तब तब प्रधानमंत्री जी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे होते हैं। देश इसका भी जवाब लेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जिस तरीके का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जो विभाजनकारी ताकतों के साथ आपने वहां पर चुनाव लड़ने की कोशिश की कर्नाटका में, कर्नाटक की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बजरंग दल के नाम पर जो आपने बजरंग बली को राजनीति में लाने की कोशिश की, पहले योगी जी ने कोशिश की थी राजस्थान में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, आपको याद होगा, सब जगह मुंह की खाई थी। अब प्रधानमंत्री जी ने बजरंग बली को कर्नाटक में लाने की कोशिश की तो बड़ा भयानक रूप से भाजपा को गदा पड़ी है। मुद्दों पर आइए, हम अपनी गारंटी पूरी करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर हम कमजोर हैं, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि स्वीकार करने के बाद ही हम उसका निराकरण करेंगे और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम गांव-गांव जाएंगे, पांव-पांव जाएंगे, नगर-नगर जाएंगे, डगर-डगर जाएंगे, लेकिन आपको सत्ता नहीं लाने देंगे, क्योंकि आपकी सत्ता कहीं ना कहीं देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, देश में बेरोजगारी को बढ़ावा देती है, देश में महंगाई को बढ़ावा देती है, और आपकी सत्ता रहते हुए सीमाएं असुरक्षित होती हैं, क्योंकि आप आईएसआई को पठानकोट में बुलाते हैं, क्योंकि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए बिरयानी खाने जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 20 सैनिकों के हत्यारे देश के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हैं और 18 बार झूला झूलाते हैं। तो ये सब चीजों से हम उत्तर प्रदेश में भी आपसे लड़ेंगे, देश में भी आपसे लड़ेंगे। ठीक है, मैंने कहा था नरेश अरोड़ा जी डिजाइन बॉक्स वाले हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ी देर में वो भी जुड़े आएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने क्या कहा वो मैं सुनाता हूं, फिर सुधांशु जी से जवाब लूंगा। नरेश जी, मैं आपके पास 5 मिनट में आ रहा हूं, मुझे बताइए सुधांशु जी क्या कहना है आपका ममता जी के बयान पे, लेकिन उससे पहले ममता जी का बयान सुन लीजिए। आने वाला चुनाव में बीजेपी ठीक हो गया। अभी बीजेपी को जीतने के लिए हिंदुस्तान में 1-2 जाएगा छोड़ के सब जाएगा बीजेपी का पास से वापस चला गया। अगर वो कहे कि अब हिम्मत से लड़के जीत के लेंगे तो वो नहीं होगा। एक दफे कुछ खत्म हुआ तो खत्म हो गया। नाउ पीपुल वांट्स चेंज। अभी देश के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के सेफ्टी के लिए, देश के यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए, हर स्टेट को अच्छा से फेडरल स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देने के लिए बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, एक ही स्लोगन। सुधांशु जी, सीधा सवाल, ममता जी भी उसी लाइन पे बोल रही है जो राहुल जी कह रहे हैं, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, विपक्ष की एकता हो रही है, नीतीश कुमार आपने कहा द्वारे द्वारे नगरी नगरी जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो नैरेटिव दे रहे हैं कि अब छोटी पार्टियां क्यों आए, क्योंकि उनकी कंपटीशन तो कांग्रेस है, जेडीएस का वोट बैंक कांग्रेस ने खा लिया, वो चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मोदी विरोध एक बहुत सॉलिड फेविकोल है जो तमाम विपक्षी दलों को जोड़ देता है। दीपक जी, ममता जी जो भाजपा या मोदी जी का विरोध कोई पहली बार कर रही हैं क्या? हम तो तब मानते जब वो कह देती हाँ हम कांग्रेस के साथ आने को तैयार हैं। हम ये तब मानते जब वो कहती कि हाँ हम राहुल जी को नेता मानने को तैयार हैं। हम ये भी मान लेते वो कहती चलिए हम कांग्रेस को 5-7 सीटें या 10 सीटें देने को तैयार हैं बंगाल में। ऐसा तो कुछ बोला नहीं, तो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के बंगाल में वो हमारे खिलाफ लड़ चुकी हैं, जो उनकी सामर्थ्य है। अब कर्नाटक में तो कोई वोट उनके द्वारा नहीं मिलना है। उसी प्रकार से कर्नाटक में यदि कांग्रेस पूरी तरीके से लड़ रही है तो पूछिए उत्तर प्रदेश में उनके नाम पे कुछ, तो ये लोग तो अपनी जगह मोदी जी के विरुद्ध लगे ही हुए हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। परंतु इसमें कहां पर वो साथ आते दिख रहे हैं, यही तो बड़ी समस्या है कि जो पार्टी जिसका नेता छोटा है उसकी पार्टी बड़ी होती दिख रही है, और जिनके नेता बड़े हैं उनकी पार्टी छोटी होती है, और एक भी व्यक्ति दूसरे का नाम नहीं ले रहा है, इस समय भी नहीं ले रहे हैं। यह इनके सामने समस्या है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए जो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अब चुनाव समाप्त हो गया, आप वही पुरानी चीज बार बार बोलते रहते हैं। अब हम फिर आपको जवाब दें, मान्यवर बजरंग बली हमारे लिए बजरंग दल हो या बजरंग बली चुनाव का मुद्दा नहीं है। बजरंग दल कब बना है पता है?
1985 में 2 सीटों वाली पार्टी थे हम, कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। हमारे लिए विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसे आप हिंदुत्व कहते हैं, तीनों हमारे कोर हैं और 70 सालों से लगातार कोर हैं। और इसीलिए जो प्रियंका जी भी बोल रही थी ना कि राजनीति बदल गई, उनको लगने लगता है, तो मैं पुनः कह रहा हूं, हम 70 साल से दशक दर दशक बढ़े हैं और कांग्रेस दशक दर दशक घटी है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1984। ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब। वोट लगातार घटा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस आत्मविश्वास से सुरेंद्र जी बोल रहे थे, बताइए बंगाल में कितनी सीट मिलेंगी और यूपी में और बिहार में, 3 बड़े राज्य। 2 बातें सुधांशु जी ने बड़ी महत्वपूर्ण कही। एक बात तो हम कह सकते हैं, हम कह पाएंगे कि सारे दलों में प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार हैं। कांग्रेस में श्री राहुल गांधी हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जनता दल यूनाइटेड में श्री नीतीश कुमार हैं, आरजेडी में क्या नाम तेजस्वी जी हैं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी हैं, डीएमके में स्टालिन हैं। लेकिन मैं सुधांशु जी को चुनौती देकर के पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा नाम बता दें जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो। बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत स्पेसिफिक सवाल है। और हमारे ऊपर सुधांशु जी नाराज होने से काम नहीं चलेगा। नाराज होइए आप अमित शाह जी के ऊपर, नाराज होइए आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जिनकी वजह से आप कर्नाटक हारे हैं। आज अगर आपने विकास की बात की होती तो आपने भ्रष्टाचार की अनुमति नहीं दी होती कर्नाटक की सरकार को, मिस्टर 40% की सरकार को अनुमति नहीं दी होती। आप अपने वोट बैंक आपने अक्षुण रखा, ये रखा, उस पर आप खुश होते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो चाहते हैं आप आगे भी ऐसे ही खुश हों और ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी को आगे रख करके चुनाव लड़ें, जिनका झूठ भी पकड़ा जा चुका है। और रही बात बजरंग दल और बजरंग बली की, तो निश्चित तौर पर जानिए, जब जब आप बजरंग बली का आप राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे, तब तक आप पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे, नरक के भागी होंगे और बजरंग बली की गदा आपके ऊपर पड़ेगी। मैं तमाम मेहमानों को रोकता हूँ। श्वेता जी, वोट लिया है। सुरेंद्र जी के पास मैं आऊंगा। सुधांशु जी आपसे भी जवाब लूंगा। मेरे साथ नरेश अरोड़ा जी, जो राजनीतिक रणनीतिकार है, डिजाइन बॉक्स के को फाउंडर है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। डीके शिव कुमार की पूरी कैंपेन 2 साल से जो है वो बेंगलोर में रहकर संभाल रहे थे और उन्होंने आज एक वीडियो दिया, 3 साल में को 3 मिनट में समझाया डीके शिव कुमार जी के। नरेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बार बार डीके शिव कुमार जी के मैंने कई इंटरव्यू देखे, आप उनको सोशल मीडिया पर, मीडिया में, टीवी पर एडवाइस कर रहे थे और वो एक फिगर देते थे 140। आप भी इस तरह के पोल सर्वे बहुत करते हैं और आप सिर्फ उससे 4 सीटें कम हैं। तो ये मैजिक फिगर आपने कैसे निकाला, किस आधार पर निकाला था कि इसी के आसपास जाएंगे आप? डीके शिव कुमार जी ने हमेशा 140 बोला। दीपक जी, मैं आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं, पर जो मुझे समझ में आया कि ये जो मैजिक फिगर या 140 का जो फिगर है, ये हमारे पास कैसे आया, ये सारा 2 साल की मेहनत जो ग्राउंड पे असेसमेंट फीडबैक है उसके बेसिस के ऊपर ही फिगर्स निकलती हैं। ये फिगर्स कोई स्पेकुलेटिव फिगर्स नहीं है कि हमने घर पे बैठ के डिसाइड किया और वो फिगर्स आगे आ गई। जो भी 2 साल से आंकलन ग्राउंड पे अदर एस्पेक्ट्स पे चलता है, उस एस्पेक्ट्स के बेसिस के ऊपर ये आंकलन निकला कि ये फिगर हम लगता है कि हम छू पाएंगे। और 2 साल में ऐसा माहौल बना जिसका आज रिजल्ट दिख रहा है कि फिगर जहां तक हमने बात की थी वहां के नजदीक हम पहुंच पाए हैं। ठीक है, आपने बताया कि एक बहुत रिसर्च और थॉरो वर्क और 2 साल की मेहनत का ये परिणाम है। मैं समझ सकता हूं, बिना मेहनत किए कभी कुछ नहीं मिलता, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। लेकिन नरेश जी, मैं दूसरी चीज आपसे जानना और समझना चाहूंगा, सोशल मीडिया, मीडिया और तीनों में कांग्रेस को नए नैरेटिव के साथ प्रमोट करना, ये कितना चैलेंजिंग और कितना डिफिकल्ट है? क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक लाइन बोलते हैं, 10 लोग पीछे से ये कहने के लिए आ जाते हैं, देखिए साहब कितना खराब है, कितनी गलत बात है, ये है वो है, कि आप पूरा नैरेटिव जानते हैं सोशल मीडिया का और मीडिया। दीपक जी, आप तो मीडिया पे इतनी देर से काम करते हैं, मीडिया के अंदर नैरेटिव वही चलता है जो ग्राउंड का फीडबैक होता है। अगर पार्टी ये निर्णय कर ले या कोई भी आदमी निर्धारित कर ले कि हमें किस मुद्दे पे बात करनी है और उस मुद्दे पे अगर बात की जाए तो नैरेटिव तो जाहिर सी बात है वही चलेगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में बात है, कर्नाटक के अंदर जो 2 साल में काम हुए, जो 2 साल की कैंपेन्स हुई, आज चुनाव है तो सब मीडिया में जो पिछले 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का जब से कोड लगता है उसके बाद की चर्चा होती है। बट इसके पीछे 2 साल जो कैंपेन्स चली उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव था। अगर आप देखें, आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि जो 5 गारंटी कांग्रेस ने दी
उन गारंटी को रिसर्च के बेस के ऊपर गारंटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। अब गारंटी को इंट्रोड्यूस करने के बाद उनको पहुंचाने के लिए आपको नई इस तरह की टेक्निक्स चाहिए जो आपको लोगों के साथ जोड़ सके। 2000 रुपए फैमिली के हाउस होल्ड को देना हो, फीमेल हाउस हेड को देना हो, या बिजली को देना हो, बिजली के 200 यूनिट की बात हो। इन सब चीजों को जब आप वोटर की भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं तो अवश्य उसमें आपको सक्सेस मिलती है। और सोशल मीडिया एक व्हीकल रहता है, सोशल मीडिया नैरेटिव नहीं होता। सोशल मीडिया नैरेटिव को आगे बढ़ाने का एक जरिया है, जैसे कि बाकी जरिए होते हैं। ठीक है, मैं समझा आपकी बात। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने 5 गारंटी की बात की, 5 गारंटी पर बीजेपी का साफ साफ कहना था भाई ये तो आम आदमी पार्टी मॉडल है जो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हैं, और दूसरा ये कहते थे ये गारंटी नहीं है तो रेवड़ी है। तो आप कैसे देखेंगे गारंटी वर्सेस रेवड़ी जो बीजेपी का नैरेटिव है? देखिए, पहली तो बात है कि ये गारंटी वर्ड आया कहां से और कब, इस पे जानकारी आपके दर्शकों को और आपको होनी आवश्यक है कि असम की कैंपेन में पहली बार गारंटी वर्ड हमने दिया। उस असम की गारंटीज में क्योंकि समय कम था, समय का अभाव था कैंपेन के अंदर, वहां पे प्रचार के अंदर, प्रबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी वहां पे जीत तो नहीं हासिल कर पाई, पर एक वहां पे मूल मंत्र मिला कि इसको कैसे आगे लिया जा सकता है। उसी गारंटी को आम आदमी पार्टी ने फिर पंजाब में यूज किया, जहां पे उनकी बात लोगों को पसंद आई और उनकी सरकार बनी। बट जब उन्होंने वही बात गुजरात में की तो वो बात की उतनी सक्सेस उनको नहीं मिल पाई। और उसके बाद हमने जो ओरिजिनल हमारी खुद की गारंटी वर्ड है हमने कर्नाटक में यूज किया। कर्नाटक में जब गारंटी वर्ड दिया जाता है या दिया गया तो उसके देने के पीछे एक क्रेडिबिलिटी और एक असेसमेंट और रोड मैप भी होना आवश्यक होता है। जब आप रोड मैप किसी को बताते हैं, मान लीजिए मैं आपके पास कोई प्रपोजल लेके आता हूं, वो प्रपोजल की अगर सिर्फ हेडलाइन देख के हो सकता है आप उस प्रपोजल को समझने में दिक्कत पाएं, पर अगर मैं उसको बैठ के आपको एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता हूं, उसको आसान करने की, आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूं, तो आपका उसके प्रति रवैया हो सकता है मुख्तलिफ हो। तो गारंटी वर्ड ही सिर्फ एक चीज नहीं थी, गारंटी किस चीज की दी जा रही थी, कैसे उसकी डुएबिलिटी आएगी, कैसे उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का, जिसके अंदर वो दोनों लोग एक बात करते हुए, आपस में बात करते हुए दिखे। उसके अंदर एक बात उन्होंने ये भी कही कि पहले कैबिनेट मीटिंग में हमें 5 गारंटी इंप्लीमेंट करनी है, लोगों की एक्सपेक्टेशन हमारे से काफी ज्यादा है। कहीं ना कहीं ये सब बातें लोगों तक पहुंची, लोगों को पसंद आई, और वो बात का आज नतीजा 136 का आंकड़ा जो कांग्रेस पार्टी को मिला है वो दिख रहा है। ठीक है, इनोवेटिव था डीके शिवकुमार जी और जो क्या बोलते हैं सिद्धारमैया जी आपस में बात कर रहे थे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये ट्रेड सीक्रेट है, बताइएगा तो बताइएगा, नहीं बताइएगा तो नहीं बताइएगा, लेकिन आपने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को साथ कैसे बिठा दिया और बातचीत कैसे करा दी? क्योंकि कांग्रेस की राजनीति में दोनों अलग अलग धुर माने जाते रहे हैं परंपरागत राजनीति में। दीपक जी, ये एक धारणा है जो लोग उनके नजदीक नहीं है, उनको जानते नहीं है। दोनों आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक प्रदेश अध्यक्ष है, कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी के सीएलपी के लीडर हैं, और दोनों लोग एक बार नहीं अनेकों बार आपस में बैठ के बात करते हैं। ये सिर्फ अलग बात है कि आज कैमरे पे वो पहली बार दिखे, और कैमरे पे उनके दिखने से कहीं ना कहीं लोगों को, वोटर्स को उनकी बात अच्छी लगी, पसंद आई, और उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को हुआ। बट ऐसा नहीं है कि वो आपस में बात नहीं करते हैं। टिकट वितरण के अंदर भी उन लोगों ने, दोनों ने पर्सनल सेक्रीफाइस किए। डीके शिवकुमार ने ज्यादा सेक्रीफाइस किए कि पार्टी की विनेबिलिटी का क्राइटेरिया रखना चाहिए, और दोनों को ये मालूम था और मालूम है कि अगर पार्टी चुनाव जीतेगी तो उसके बाद की डिस्कशन उसके बाद आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती। तो ये बात कोई ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करते, बात वो करते हैं आपस में, और बहुत रेगुलर बात करते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये जब आप इस तरह की पूरी रणनीति तैयार करते हैं, आपने पूरी एक कंपनी की, आपने असम में काम किया, छत्तीसगढ़ में काम किया, राजस्थान में आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, आपने उत्तर प्रदेश में काम किया, सभी जगह आपने काम किया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, कुछ रणनीतिकार कहते हैं कि बीजेपी को लगभग 40% वोट मिलते हैं, बाकी तो सब उनके खिलाफ हैं। तो ये 60% वोट परसेप्शन में, इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स, क्या ये 60% वोट बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो सकता है? नरेश अरोड़ा जी क्या कहेंगे? एक तो ये 60% वोट एक साथ एकजुट हो सकता है, ये धारणा मेरे हिसाब से सही नहीं है। 60% वोट एकत्रित ना होने के बावजूद भी मुकाबला किया जा सकता है, और वो मुकाबला आपको जगह जगह कई इलेक्शंस में, अभी हिमाचल के चुनाव आपके सामने उसके आंकड़े आए थे, उसके रिजल्ट आए थे, तो ये सब बातें होती हैं। जहां तक बात वोट के विभाजन की और एकत्रित होने की है, कांग्रेस पार्टी को भी कर्नाटक में जो फल मिला है वो कुछ हद तक एक ऐसा टेम्पलेट है जो सर्वव्यापी है, और उसको हर बार फल मिलता है जो है हार्ड वर्क का।
वो हार्डवर्क जब कांग्रेस पार्टी के नेता ग्राउंड पर करते हुए दिखते रहे, ऐसा नहीं कि एक बार दिखे और फिर गायब हो गए, कंटिन्यूसली 2 साल 2.5 साल 3 साल दिखते रहे, जनता उसको जरूर सम्मान देती है, जनता जरूर उसको आशीर्वाद देती है और वो आज 136 के आंकड़े से जनता का आशीर्वाद डीके शिव कुमार के सिर पे दिख रहा है। ठीक है, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी का नैरेटिव क्या है? देखिए 5% वोट कांग्रेस ने बढ़ा लिया, किसका बढ़ा किसका घटा? बीजेपी का नहीं घटा, जेडीएस का घट गया। अब आगे क्या होगा कि जितनी भी रीजनल पार्टी होंगी वो कांग्रेस के साथ अलायंस में डरेंगी, ये कहेंगी कि कांग्रेस हमारा वोट बैंक ना खा ले, क्योंकि ये सब तो कंपटीशन वाली पार्टी है ना, जेडीएस भी कंपटीशन वाली। अगर आपको विपक्षी एकता चाहिए तो जेडीएस भी आपको चाहिए होगा। दीपक जी, आज कर्नाटका के चुनाव की चर्चा हो रही है और कर्नाटका तक सीमित रखना चाहूंगा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में फिर अपन चर्चा किसी एक दिन और कर पाएंगे, पर जहां तक जेडीएस के साथ कंपटीशन या साथ आने की बात है, ये तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो ही डिसाइड करते हैं या करेंगे। पर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा नहीं है। और अगर मैं डीके शिव कुमार के पर्सपेक्टिव की बात करूं तो उनके ही कैंडिडेट ने आज कुमार स्वामी, जो उनके बेटे हैं निखिल कुमार स्वामी, उनको उनकी सीट पे हराया है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कोई उनके साथ मिलकर चुनाव पहले लड़ती आई और अब उनका समन्वय आपस में नहीं होगा। ये कांग्रेस पार्टी निरंतर मेंटेन करती आई और डीके शिव कुमार ने ऑन रिकॉर्ड बहुत बार बोला, कांग्रेस के और नेताओं ने बहुत बार बोला कि जो सरकार इस बार बनेगी उसके अंदर जेडीएस की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जेडीएस के सामने उन्होंने मजबूती से कैंडिडेट उतारे और कैंडिडेट उतार के, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, देखें कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी के नाते वो भी चाहते हैं कि वो जो भूमिका निभाना चाहते हैं उनको भूमिका निभाने का समय और स्पेस मिलना चाहिए। कहीं पे वो इस मजबूत स्थिति में है कि भूमिका निभा पाए, कई जगहों पे नहीं है, वहां पे उनको कॉम्प्रोमाइज और अलायंस करने पड़ेंगे और करने चाहिए भी। ठीक है, हम राष्ट्रीय राजनीति पर बात करेंगे, लेकिन मेरा दो सवाल अभी भी आपसे बाकी है। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगा कि आप एक टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट में आप कहां से आ गए? टेक्सटाइल इंजीनियर, वो भी अमृतसर का, बैंगलोर में रह रहा है और चुनावी मैनेजमेंट कर रहा है, ये रुचि आपकी कहां से आ गई नरेश जी? दीपक जी, हम डिजाइन बॉक्स 7 साल से चुनावी प्रबंधन का काम देख रही है, बट ज्यादा दिखने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कंसल्टेंट या कोई भी इस तरह का जो बैकरूम आदमी है वो दिखना कम से कम चाहिए। पर आज का मौका ऐसा था कि बात करने के लिए सब लोगों का मन था, तो बात हो रही है। और इसके अंदर एक अलग तरह का, एक आप समझ के चलें कि पैशन वाली बात है कि हम और भी जैसे बिजनेस करने के बावजूद भी ये पैशन वाली बात है कि इसके अंदर कुछ रोल ऐसा अपनाया जा सके जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हो, कुछ डिफरेंस वी कैन मेक आउट एंड वी कैन ऐड अप टू समथिंग। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप राजस्थान के अंदर भी जाएंगे और छत्तीसगढ़ में भी जाएंगे। अब ये आने वाला समय बताएगा दीपक जी। राजस्थान में तो कुछ काम थोड़ा सा चल रहा है और कोशिश करेंगे कि जो मेहनत यहाँ पे की है वहां पे भी मेहनत करके और रिजल्ट आए जिस मकसद में लगे हुए हैं। ठीक है नरेश जी, एक आखिरी सवाल, एक एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट या जो आदमी जो है नैरेटिव के साथ रहता हो और नए नए नैरेटिव बनाता हो, आपने जो ग्राउंड पे 2 साल काम किया, उसके हिसाब से, आपके हिसाब से जनता की क्या मांगे? डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री या सिद्धारमैया? आप चाहें तो क्वेश्चन पास भी कर सकते हैं। नहीं, मैं दीपक जी पॉलिटिशियन नहीं हूं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पास नहीं करूंगा। और जो मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल व्यू है कि डीके शिव कुमार ने 2.5 साल 3 साल बहुत मेहनत और पर्सनल सैक्रिफाइस किए हैं। आज से कुछ महीने पहले एक टीवी चैनल पे उन्होंने ये एक स्टेटमेंट और इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने जब उनके पास जब पिछली बार कर्नाटक में सरकार गिरी थी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ऑफर था और उसको ठुकराया था, उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा। तो ये पर्सनल सैक्रिफाइस उन्होंने काफी किए हैं और पर्सनल सैक्रिफाइसेस, और मैंने उनको दिन रात 2 साल देखा है। एक दिन भी छुट्टी नहीं उन्होंने कहा कि मेरे को आराम करना है, मैं थक गया हूं या मैं चाहता हूं कि 2 दिन मैं बाद काम करूं। बहुत मेहनत की है उन्होंने। और मैं आपको बार बार, मैं और भी चैनल पे था तो बता रहा था कि जो इस कैंपेन और इस विक्ट्री के अंदर एक फैक्टर सबसे बड़ा है वो 2 साल की कंसिस्टेंसी है। क्योंकि आपके चैनल, आप लोग मीडिया में भी सब जगह पे कांग्रेस की इनकंसिस्टेंसी की बात बहुत होती है। कांग्रेस पार्टी ने यहां पे कंसिस्टेंट काम किया है और उसके सूत्रधार
आप चाहे डीके शिव कुमार के प्रतिद्वंदियों से भी पूछेंगे तो वो मानेंगे कि वो सूत्रधार डीके शिव कुमार रहे और उनको मौका मिलना चाहिए। अगर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये जिम्मेदारी निभाई है और आज वो कनकपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से 1,22,000 मतों से जीत के आए हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। कनकपुरा ने एमएलए या मंत्री चुनने के लिए उनको इतना वो नहीं दिया। कनकपुरा के लोग, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी चाहते हैं कि वो प्रदेश की कमान संभालें, जैसे उन्होंने पार्टी की कमान संभाली थी प्रदेश में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, और आने वाले इंडिया एंडेवर्स के लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो ये थे नरेश अरोड़ा जी। नरेश जी डिजाइन बॉक्स के निदेशक हैं। एक्टिवली काम किया था उन्होंने केपीसीसी यानी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के साथ। एक छोटा सा रिएक्शन श्वेता जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या लार्जर पर्सपेक्टिव में आप लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से किसी तरह का अलायंस करेंगे या बिल्कुल दूरी आप? देखिए, पहले कांग्रेस पार्टी जो जीती है, जो आज कर्नाटका का जनता जो डिसीजन लिया है, वो हम खुशी से दिल से हम जो भी डिसीजन आया है उसका हम लेना चाहेंगे जेडीएस वाले। उसके बारे में कोई हमको वो बात नहीं है, क्योंकि जितना हमने कोशिश की है जनता के पास जाने की, उतना हमारी पार्टी की तरफ से हमने की है। लेकिन वो क्या होता है, हमारी पार्टी का जो है कहाँ गलती हुआ है ये सब हम बाद में असेस करेंगे। लेकिन आज की डेट में कांग्रेस पार्टी को हम बधाई देना चाहते हैं, और जो सुभद्र सरकार जो कर्नाटक की जनता चाहती है वो कांग्रेस पार्टी दे, और उनका जो 5 गारंटी है वो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी लागू करे। और कर्नाटका की जनता को फिर से हम दिल से बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि अभी जनता चाहती है कोलिशन गवर्नमेंट ना आए, क्योंकि जेडीएस को इतना सीटें नहीं मिलेगा, या जेडीएस जनता सोच रहे होंगे शायद जेडीएस बीजेपी के साथ अलायंस बनाएंगे या कांग्रेस के साथ अलायंस में आ जाएंगे, तो फिर से ये जो गठबंधन की जो सरकार गिरती है, ये नाटक नहीं चाहिए कर्नाटका में। इसलिए बहुमत में कांग्रेस को लाया है। तो ठीक है, अभी जनता का डिसीजन हम एक्सेप्ट करेंगे इसे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जनता का डिसीजन एक्सेप्ट कर रहे हैं, बीजेपी भी एक्सेप्ट कर रही है, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। संगीत रागी, जब मैं अपना फिक्स डिपॉजिट खोलूंगा, मेरा बड़ा सीधा सवाल और बहुत स्ट्रेट, डबल इंजन का क्या हुआ, डबल इंजन का क्यों नहीं चल पाया कर्नाटक में, मुझे समझाइए थोड़ा। देखिए दीपक जी, मैं बड़ा स्पष्ट बोलूँगा। देखिए, पहली बात तो कि वो जीत का जो अंतर है वो 5% का, मैं मान करके चलता हूँ कि जो मुस्लिम वोट है वो बहुत खुल करके पोलराइज होकर के कांग्रेस के पक्ष में गया है। लेकिन हिंदू वोट जो है वो पोलराइज नहीं है, जो जातियों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो बंटता है, और लोकल मुद्दे, जिसमें रेवड़ी वाला मुद्दा जिसे मैं आप कहता हूँ केजरीवाल मॉडल, वो बहुत काम किया है, क्योंकि वो पहले लाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर रिएक्ट किया। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो पार्टी एजेंडा सेट करती है वो उसका एज रहता है, और वो यहां पर कांग्रेस को मिला। दूसरी बात जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ये कहती है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, पर कई बार मेरे मन में भी ये सवाल होते हैं, और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छा भी नहीं लगे, लेकिन डबल इंजन की सरकार में इंजन जो है वो तो कुछ ही नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, बाकी तो डब्बे की तरह काम करते हैं। बाकी नेता या प्रदेश के जो इच्छा है, मेरा कहना है आप योगी जी को देखिए, है ना, हेमंत विश्व शर्मा को देखिए। आपको आज यदि भारतीय जनता पार्टी यदि हिमाचल में हारती है और यदि कर्नाटक में हारती है, कर्नाटक की हार बहुत बुरी हार है, इसको हम इस तरीके से लेते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी 85-90 तक भी चली जाती तब भी मानते कि एक मान करके चलते कि एक अच्छा एक हैंडसम फाइट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन ऐसी जब हार होती है तो कहीं ना कहीं एक मेजर गलती हुई है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि यदि 2024 से पहले कई बार चीज़ें आपको सीखने के लिए आपको इशारा मिलता है, और वो यही है कि वाकई में जो लीडरशिप है, जो स्टेट लीडरशिप है, वो हर समय आप नरेंद्र मोदी जी पर और अमित शाह जी पर आप हर चीज के लिए मतलब आप निर्भर नहीं कर सकते। हाँ, मतलब आपको वो आकर के और 20% का मार्जिन आपको दिला देंगे, 30% का, बट अकेले उन पर सारी चीजें ये लोड करना है। उत्तर आप दिल्ली का आप देख लीजिए, केजरीवाल के खिलाफ इतना बड़ा मुद्दा
48 करोड़ का, आप 4 लाख का कोई टॉयलेट सीट पर बैठे, 8 लाख का पर्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो क्षेत्र लोकल लीडरशिप है वो सड़क की लड़ाई नहीं लड़ रही, जमीन की लड़ाई नहीं लड़। ठीक है, मैं सीधे सुधांशु जी के पास चलता हूं। वो आपको लड़ना पड़ेगा। दोनों चीजें सुधांशु जी, ये नैरेटिव जो संगीत रागी जी ने किया है कि डबल इंजन में, अगर कर्नाटक की बात की जाए तो वहां तो डबल इंजन था ही नहीं, मोदी जी अकेले इंजन थे, वही गाड़ी को धक्का लगा रहे थे। बोम्मई साहब तो मतलब कैसे मुख्यमंत्री थे कि रिकॉल वैल्यू में भी वो पकड़ में नहीं आते। आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे लेंगे, और क्या बीजेपी ओवर डिपेंडेंट हो गई है अपनी सेंट्रल लीडरशिप पर, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे लोकप्रिय और राजनीति में युगांतर स्थापित करने वाले नेता हैं। परंतु जो बात संगीत रागी जी ने कही, देखिए कोई भी घटना होती है तो उसका कोई एक कारण नहीं होता है। यदि हमारी पराजय हुई और कांग्रेस की इतनी निर्णायक जीत दिखाई पड़ रही है तो हम इसका विश्लेषण करेंगे और समीक्षा में जो जो चीजें सामने आएंगी, जो हमारे मुख्यमंत्री बोम्मई जी ने भी कहा है कि हम विचार करेंगे और फिर जो चीज सामने आएगी उसके अनुसार हम परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। हाँ, परंतु मैं एक और बात जो कहना चाहता हूं, भारत की राजनीति में जो युगांतर स्थापित हुआ वो जानते क्या है? हम राजनीति में आए थे सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, सत्ता का वातावरण बदलने के लिए। और आप देखिए कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हों या कांग्रेस के नेता हों, सभी आके बजरंग बली की जय बोलने लगे। सब कहने लगे बजरंग बली तोड़ भ्रष्टाचार की नली, तो कोई कहने लगा, डीके शिव कुमार जी ने कहा कि हम 2000 हनुमान जी के मंदिर बनाएंगे वगैरह वगैरह, ये सारी बातें कहने लगे। मगर ये परिवर्तन सिर्फ कर्नाटक चुनाव में नहीं है दीपक जी। ममता जी ने बंगाल के चुनाव में चंडी पाठ किया था चुनावी मंच से, और प्रियंका गांधी जी ने यूपी में चुनावी मंच से देवी स्तुति की थी। यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव जी को सपने में भगवान दिखे थे, और गुजरात के चुनाव में केजरीवाल जी को नोट पे भगवान दिखे थे, और यहां पर आने पर कर्नाटक के चुनाव में डीके शिव कुमार को हनुमान दिखने लगे। तो मैं ये कहता हूं कि आपने इससे पहले कभी देखा था? अभी कांग्रेस कार्यालय की फोटो दिखाई जा रही थी जिसमें वो गदा लिए हुए भी कार्यकर्ता था और हनुमान जी की फोटो। मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, 2014 से पहले कोई ऐसा दृश्य, कोई फुटेज कभी दिखा दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक अंतर आया है कि भारत और भारतीयता के मूल्यों के ऊपर सभी पार्टियों को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। कम से कम वह बात तो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और एक और बात हम ये कहें, जो दक्षिण की बात कही जाती है, तो अगर आप कर्नाटक में देख लें तो 2013 में कांग्रेस जीती थी, चूंकि येदियुरप्पा जी अलग थे। अन्यथा कर्नाटक में, दक्षिण भारत में कांग्रेस कहां थी? पहली सरकार कांग्रेस की बनी है लंबे समय के बाद दक्षिण भारत में। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि भाई आप तमिलनाडु में 66 साल से नहीं आए, और केरल में हमेशा गवर्नमेंट बदलती थी, पिछली बार नहीं बदल पाई। अविभाजित आंध्र में आप सर्वशक्तिशाली थे, 2/3 से अधिक बहुमत था। अब ना आप आंध्र में है ना तेलंगाना में है। तो यह कहना कि दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी को क्षति हुई है, व्यवहारिक दृष्टि से देखिए पिछले 10 साल में कांग्रेस को क्षति अधिक हुई। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी क्या कहेंगे? अब ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएंगे, या अब ईवीएम पे सवाल उठाना बंद कर देंगे, या उठाते रहेंगे? एक स्कोप रखेंगे कि जब हारे तो ईवीएम बोल दे। दीपक भाई, इसका जवाब मैं ऑलरेडी पहले दे चुका हूं, पहले भाग में दे चुका हूं कि ये सारे सवाल हमारे जारी रहेंगे, क्योंकि जनता के सवाल है। यहां पर संगीत रागी जी का बड़ा मजेदार बात थी कि आज भी ये हिंदू मुसलमान नहीं छोड़ पा रहे हैं। अरे रागी जी, हार गए हो। और एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो आप हिंदू और मुसलमान की लगातार बात करते हैं, ये विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ ही कर्नाटक की जनता ने वोट दिया है। आज कर्नाटक की जनता ने वोट दिया है, कल देश की जनता वोट देगी। और एक चीज और समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी 10 दिन तक वहां बजरंग बली करते रहे। किसके लिए? अरे भाई बीच में मत बोलिए भाई। आपने चूंकि मेरा नाम लिया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश के चुनाव में गए थे, तो आपके बीच में नहीं बोल रहा। देखिए, मैंने आपका नाम नहीं लिया था। दीपक भाई, आप प्रस्तोता है कि ये प्रस्तोता है? मैंने आपने नाम लिया इसलिए मैंने कहा कि दीपक भाई, दीपक भाई कितना अच्छा माहौल से आप कर रहे थे आज। चलिए आप लगाइए ना, चलिए करिए, बोलिए आप। आज हमें कुछ नहीं आपको कहना। अच्छा ठीक है, आपको जनता ने बोल दिया है तो हम क्या बोले? आप मैं आपको बताता हूँ, आप जाकर। अरे बताइए मत हमको मत बताइए, अपने मोहन भागवत जी को बताइए। आपने किस लिए कोएलिशन किया था? किस लिए सर? उतने बड़े रेडिकल आदमी के साथ भाई क्या हो रहा है? के साथ पीएफआई के 1600 लोगों को क्यों छोड़ा था? वो सेकुलरिज्म के नाम पर लड़ रहे थे क्या आप?
कोई बात नहीं, इतना नहीं झगड़िया। सुरेंद्र राजपूत जी को आज पूरा फील्ड दीजिए, पूरा मैदान दीजिए, सुरेंद्र भाई को छक्का मारने दीजिए, आज जीते हैं वो। आपका दिन है आज, मजे संगीत रागी जीते हैं आज कुछ मत बोलिए बस। सुरेंद्र भाई मेरे पास इतना ही वक्त है। सुधांशु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पेशेंस से आपने तमाम बातें सुनी हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, पर असल में था सिकंदर नहीं जीता था, जो जीता वही चाणक्य, ये कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी